हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो। और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आपका लगभग अप्रैल खत्म होने वाला है। ठीक है, और आपकी जो पढ़ाई है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बायो की जो है बेसिकली है, आपको पता है कि आपको बोर्ड देना है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, नहीं भी चल रही होगी तो करना स्टार्ट कर दो, टाइम बीतता जा रहा है। अभी आप 12th में गए थे और इतनी जल्दी आपका अप्रैल भी बीत गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं लेक्चर्स की हमारे। तो आप भी, हमारा जो करंटली चल रहा था वो हमारा बेसिक्स मैथमेटिक्स चल रहा था फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही थी। और ये वो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपको यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, आपको जैसे आप मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल भी जाएंगे, बट उसमें कंफ्यूजिंग ये रहती है ना कि मतलब इतना सारा है तो हमें सब पढ़ना है, हमें सब याद रखना है। मैथ के बच्चों का तो ठीक है फिर भी, बट बायो का बच्चों का एक रहता है कि हमें क्या सब पढ़ना है, हमें सब याद रखना है। तो वो एक छांट के आपको जो पूरे 11th में और आपके जो पूरे 12th में जो आपको लगेगा कि हाँ यही यही मैथ लग रही है, यही यही ये वाला मैथ वाला कंसेप्ट लग रहा है, सिर्फ वही वही छांट के आपको पढ़ाया जा रहा है, उतना अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लेक्चर्स में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हमारा रहेगा तीसरा लेक्चर। ठीक है, आज हमारा रहेगा आपका थर्ड लेक्चर रहेगा। और एज इट इज आपका क्लास 12th, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये क्लास 12th के लिए नहीं है। आप ऐसा खाली 12th में के लिए नहीं पढ़ सकते हो, आप इसको 11th के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि 11th और 12th दोनों में आपका लगता है, क्योंकि वैसे भी बेसिक मैथ फिजिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। तो चाहे फिजिक्स में रख लो और चाहे इसको आप केमिस्ट्री में भी रख लो, आप दोनों के लिए रख सकते हो, दोनों में काम आता है। ठीक है, चलो। तो आज जो हमारा लेक्चर्स है, अच्छा पिछले की बात अगर हम करें तो पिछले लेक्चर्स में हमने, शायद याद होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था। ठीक है, आपको शायद होगा, आपने ये चार्ट्स किया था, फिर आपने एक क्वेश्चंस भी किए थे, फॉर्मूले मैंने दिए थे आपको। ठीक है, उस पे क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, आपको शायद याद हो, आपने ये किया था साइन 180 प्लस थीटा, फिर आपने 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर आपने क्वेश्चंस भी किए थे उस पे, फिर एंगल निकालना सीखा था, फिर उसमें आपने पूरा एंगल का अपना चार्ट ने आपने देखा था, फिर आपने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे जो यूज होंगे, उस पे एक आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल करा दिया था। तो ये बेसिक्स हो गए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर जो आपका आता है, दैट इज आपका आता है ग्राफ। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ में क्या है कि देखो, फिजिक्स में भी आएगी, केमिस्ट्री में भी आएगी। ग्राफ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जो लोग 11th में होंगे वो अभी आप पढ़ रहे होंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहां मिलेगा। जो 12th में हो गए वो अभी आपको केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स मिलेगा, वहां आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए रिलेटेड आपको कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको देखने, उनके इक्वेशंस पता होने चाहिए, उनके शेप्स पता होने चाहिए, ताकि आपको उसको क्लैरिफाई करने में, उसको टैकल करने में कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक, चलो। तो बेसिकली जो क्लास 11 12th में आपको ग्राफ मिलते हैं, ज्यादातर इन्हीं के मिलते हैं। आपका सबसे पहले मिलता है स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हो स्ट्रेट लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरा ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन आपको आना ही चाहिए। पैराबोला आपको थोड़े केसेस मिलते हैं, आपको क्लास 11 की फिजिक्स में आपको मिला भी होगा, जो 12th वाले होगा लेक्चर देख रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा, ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा, तो वहां आपने पैराबोला पाथ पढ़ा होगा। सर्कल क्या है, कहीं कहीं मिल जाता है, एलिप्स भी आपका कहीं कहीं मिलता है, हाइपरबोला कहीं कहीं मिलता है। हाँ, रेक्टेंगुलर आपको काफी मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर का जो ग्राफ होता है, रेक्टेंगुलर आप ज्यादातर वहां ग्राफ बनाते हो जहां भी कोई भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल जहां होती है, वहां बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनता है। तो आपका स्ट्रेट लाइन ये आपको आना चाहिए। दूसरा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको ये आना चाहिए। पैराबोला आप ऑलरेडी पढ़े हो। सर्कल और इलिप्स, सर्कल और इलिप्स आपका बहुत कम है, आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बट कम से कम ये दोनों तो आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम इक्वेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस देख लेते हैं कि जो भी हमें ग्राफ चाहिए उसका इक्वेशंस क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास पैराबोला का ग्राफ होगा या आप पैराबोला का ग्राफ देखोगे, तो क्योंकि ग्राफ है तो उसमें डेफिनेटली एक चीज तो ये क्लियर है कि अगर आपके पास देखो ग्राफ होगा, अगर आपके पास ग्राफ आप बनाने जा रहे हो, तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम उसमें 2 एक्सिस आपकी लगेगी। उसमें जो आपका एक होगा वो कहलाएगा आपका एक्स एक्सिस, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका वाई एक्सिस। मतलब ये दोनों एक्सिस तो आपको लगेंगी ही लगेंगी। मतलब जो भी ग्राफ आप फ्रेम करने जा रहे हो
वो इन्हीं दोनों एक्सिस के बीच में ही आपको फ्रेम करनी होती है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर कोई होता है, वाई एक्सिस पर कोई होता है, लेकिन कौन होता है ये भी थोड़ा सा जान लो। आप एक्स एक्सिस पर उन लोगों को रखते हो जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। क्या? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो एक्स एक्सिस पर जाएंगे। वाई एक्सिस पर आपका ज्यादातर डिपेंडेंट क्वांटिटी जाती है। क्या बोला मैंने? डिपेंडेंट क्वांटिटी जाएगी। जो भी वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस पे आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो लोग हैं वो पढ़ोगे और जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा। आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाते थे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आप स्पीड टाइम ग्राफ बनाते थे। तो अगर ध्यान दो तो टाइम आपका हर बार किस एक्सिस पर आता था? एक्स एक्सिस पर आता था, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता। टाइम ना तो वेलोसिटी पे करता है, ना तो एक्सेलरेशन पे करता है, और ना ही स्पीड पे करता है, तो वो डिपेंड ही नहीं करता। इसीलिए जितनी भी इनडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती है, वो आपका एक्स एक्सिस पर आती है, और जो डिपेंडेंट, जो किसी ना किसी पर डिपेंड करती है, वो आपका वाई एक्सिस पर आती है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। तो जो ग्राफ आप फ्रेम करने जा रहे हो, दैट इज एक्स और वाई के बीच में होगा। तो अगर पैराबोला का होगा, तो पैराबोला के केस में आपका जो वाई एक्सिस होगा उसका आपका स्क्वायर 1 होगा, सॉरी उसका वाई का स्क्वायर होगा 2 होगा पावर, और जो एक्स का पावर होगा वो 1 होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब आप ये याद कर रहे हो, अगर पैराबोला का ग्राफ आप फ्रेम करने जा रहे हो तो वाई का पावर हमेशा 2 होना चाहिए और एक्स का पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इस लहजे में, इस फ्रैक्शन में आपको, अगर इस सिंबल में आपको मिलता है, तो आप समझ जाना कि वहां पे आपको पैराबोला बनाना है, ठीक। दूसरा, अगर आपको सर्कल बनाना है, एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो भी आपका ग्राफ हो रहा है, जो भी क्वेश्चन आप सेट करोगे उसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। एलिप्स में क्या है? सेम ऐसे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इस एलिप्स का होना चाहिए। हाइपरबोला सेम होता है, बस इसके प्लस की जगह जो यहाँ आप प्लस लिखते हो वो यहाँ आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, ठीक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे मैंने बताया ये इनवर्सली का ग्राफ होता है, तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या आप इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू इसी को कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने एक बता दिया कि जिन पांचों को आपको पढ़ना है, उन पांचों के इक्वेशंस क्या है आपको याद होने चाहिए, ठीक। चलो, सबसे पहला आता है आपका पैराबोला। क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका पैराबोला। तो पैराबोला में क्या है? पैराबोला में क्या है बेसिकली, मैंने क्या बोला कि पैराबोला में y का जो ग्राफ है, बेसिकली y का एक पावर आपका 2 में होना चाहिए और एक पावर आपका 1 में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक पावर आपका 2 में होना चाहिए और एक पावर आपका 1 में होना चाहिए। उसे डजेंट मैटर कि कौन सा 2 है कौन सा 1 है, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि एक एक्सिस का पावर आपका 2 में रहेगा और एक एक्सिस का पावर आपका 1 में रहेगा, ठीक है। चलो, अब जरा यहां पे चेक करो पैराबोला का पहला ग्राफ। अच्छा, y के पावर देखो कितना है, y का पावर आपका 1 है और x का पावर देखो कितना है 2 है। तो एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, विच मींस यहाँ आपका क्या बनेगा? ये पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला बेसिकली यू शेप्ड ही होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो उसका शेप कुछ ऐसे बनेगा। शेप भी याद करते चलो, ठीक, इसमें कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद आता है सेकेंड। अच्छा, ये गलत हो गया, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। हाँ, अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर माइनस के एक्स दिया है, ठीक है, क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपका के एक्स दिया है, रुको 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 रुको, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये इधर रहेगा, ये स्क्वायर रहेगा और ये 1 रहेगा। हाँ ठीक, अब सही है। हाँ, तो y का पावर आपका 2 है और x का पावर आपका 1 है। तो एक देखो, एक का पावर 2 है, एक का पावर 1 है, मतलब 2:1 का रेशियो चलेगा अगर, तो पैराबोला बनेगा। उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। सेम ही ग्राफ है, सेम ही इक्वेशन है, बस देखो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। तो अगर पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे है तो नेगेटिव का जस्ट रिवर्स कर दो, तो ये नेगेटिव का ग्राफ हो गया, ठीक। चलो, उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखो। थर्ड इक्वेशन में देखो, इसका पावर स्क्वायर हो गया और इसका देखो पावर 1 हो गया, तो 2:1 का चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई चलेगा, तो इसका ग्राफ आपका अपवर्ड बनेगा। और सेम इसी ग्राफ को अगर आप नेगेटिव में ले जाते हो तो बस उसी का क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो किस इक्वेशंस में क्या है वो आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आता है आपका सर्कल। अब सर्कल में क्या है? बेसिकली आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सर्कल हो गया आपका। ये यहां से इतना पूरा आपका रेडियस ए हो गया, और क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है वो आपका इक्वल ही होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका ए ए ए ए, ये तो सेम ही होगा,
तो ये आपका दोनों तरफ हो गया, सेम हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, और इसमें ए स्क्वायर आपका क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, मतलब एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर आपका रेडियस के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेस इंपॉर्टेंट, सर्कल मिलता भी नहीं ज्यादा। मैथ में आप जो मैथ वाले हो वहां करोगे तो वहां डिटेल तो आपको पढ़ाई जाएगा, बट बाय फिजिक्स सेमेस्टर में तो बहुत ज्यादा ये यूज नहीं किया जाएगा, उतना ज्यादा कम ही आता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इलिप्स। इलिप्स के लिए ठीक है, इलिप्स जानते क्या होता है, थोड़ा सा अंडाकार होता है, जैसे सर्कल को ही ना थोड़ा सा दबा दो नीचे की तरफ, अगर सर्कल को थोड़ा हम दबा देंगे तो वो इलिप्स का शेप ले लेता है। अब इलिप्स में क्योंकि एक सेंटर नहीं होता है, इलिप्स में आपका दो सेंटर होता है। अब ये क्लास 11th में आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, तो वहां आपने केपलर्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, केपलर्स लॉ में आपको इलिप्स आया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो आपके रिवॉल्व करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपने 3 लॉस पढ़े होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, तो आपने पढ़ा होगा वहां पे कि प्लैनेट्स आपका रिवॉल्व करता है, तो दो सेंटर्स होते हैं इसके पास। अच्छा, ये जो लेंथ वाली एरिया होता है उसको बेसिकली सिंबल हम 2a देते हैं, और जो ब्रेथ वाला एरिया होता है इसको हम 2b सिंबल देते हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर इस फ्रेम में आपको मिलता है तो एलिप्स होगा आएगा। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। देखो, कहाँ लोड लेना है कहाँ लोड नहीं लेना है मैं बताऊंगा, कि इसको थोड़ा ध्यान से समझो, इसको इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ मत पियो मत और सिर्फ यही देख के समझो, वहां मैं आपको बता दूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो चांसेस कम है इसकी। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका शेप आपका बेसिकली ऐसे बनेगा हाइपरबोला के केसेस में। तो ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ये भी आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, ये मिलता है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा आपके लिए, एकदम अलर्ट होके बैठ जाओ आप। ये मिलेगा आपके लिए, हाइपरबोला मिलेगा। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी घटेगी, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो वहां इज इक्वल टू लगेगा और साथ में कांस्टेंट लगेगा, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन y, यहां से कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हम कर सकते हैं। तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो अब सोचो y की वैल्यू अगर धीरे 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 घटेगी 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 घटेगी, तो उस समय x की वैल्यू धीरे 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 क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब जिस समय x बढ़ रहा होगा उस समय y घटेगा। जैसे मान लो आप यहां हो, तो यहां से आप आगे जाओ और आप फिर यहां हो, एक x की वैल्यू देखो यहां है, इस y पे इसकी वैल्यू यहां, अगर मैं सेम आपको दूसरी वैल्यू देता हूं, यहां पे देता हूं, तो आप यहां से जाओ आगे, फिर यहां जाओ, देखो इस x की लिए ये देखो वैल्यू यहां पे आ गई। ठीक, तो इसका देखो यहाँ है, तो जैसे जैसे y घटेगा वैसे वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये ग्राफ। ठीक है, चलो ये हो गया। एंड लास्ट अब आपका बचता है स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन को मैंने क्यों नहीं पहले से लिखा, उसकी पीपीटी जानबूझ के नहीं बनाई थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारी चीजें अब आपको साथ में समझानी है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही सबको सब कुछ आपको मिलेगा, हर जगह स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, इसीलिए मैंने स्ट्रेट लाइन का नहीं किया। पूरा कर देते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट, LINE, लाइन। चलो अब करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पर बैठ जाओ, क्योंकि ये मान के चलो स्ट्रेट लाइन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको क्लियर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेट लाइन में आप इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि सबके पास इक्वेशन है, तो इनके पास भी इक्वेशन होगी। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, इसमें जो आपका c होता है, ये c बेसिकली आपका कांस्टेंट होता है,
ये x जो है ये आपकी एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड आपका x एक्सिस। y जो है ये भी आपका एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, दैट इज आपका y एक्सिस। और ये जो आपका m है ये m रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप। ठीक, तो तीनों का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये अगर आपको क्लियर रहेगा उसमें तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलो, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, चलो, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया एम एक्स प्लस सी, जिसमें y जो है वो आपका x, y जो है आपका y एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया, x आपका x एक्सिस कर दिया, c आपका कांस्टेंट हो गया एंड m आपका हो गया स्लोप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो, तो ये हो गया। अब सबकी ना अपनी अपनी, क्योंकि ग्राफ तो स्ट्रेट ही बनेगा बट बहुत सारी चीजें हैं जो वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे c की जो वैल्यू है, जो आपका कांस्टेंट है, उसको हम एक नाम और देते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है और उस कांस्टेंट को हमने नाम दिया है इंटरसेप्ट। क्या नाम दिया इसको हमने? हमने इसको नाम दिया है इंटरसेप्ट। इसको हमने नाम दिया है इंटरसेप्ट। ये डिफाइन करेगा। जैसे अब m और c, देखो x और y तो क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर देंगे, m और c ही अपना सब कुछ करेगा, जो भी करेगा। अब देखो, अगर c की वैल्यू, जैसे इसमें कुछ कंडीशंस है, जैसे आप ले लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ले लो, इसमें केस फर्स्ट में क्या रखो? इफ c इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव, एक तो ये हो सकता है, दूसरा c आपका नेगेटिव हो सकता है, और तीसरा c आपका जीरो हो सकता है। तो ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, और ग्राफ इनका बना लेते हैं। चलिए, शेप बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा ही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और इनका मैं नीचे बना दे रहा हूं। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये वाला फिर से बना देते हैं। चलो, इसमें एक्स वाई क्लियर है? क्लियर है ना? एक्स वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब सी पॉजिटिव, क्या बोला मैंने? कि सी पॉजिटिव। अगर सी पॉजिटिव होगा, ठीक है, अच्छा साथ साथ सी अगर आपका मान लीजिए कि सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का एक्सिस कौन सा होता है? ऊपर वाला। नेगेटिव का एक्सिस कौन सा होता है? नीचे वाला। ठीक, सी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी ग्राफ बनेगी वो ऊपर से बनेगी, वो आप ग्राफ यहां से बनेगी। अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन में देखो, एम की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और एम की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैं मान ले रहा हूं कि सी पॉजिटिव है, और जब सी पॉजिटिव है तो आपका एम भी पॉजिटिव है। ठीक, जब सी पॉजिटिव है तो आपका एम भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर सी पॉजिटिव है और एम पॉजिटिव है तो उस समय जो आपका ग्राफ बनेगा, जो ग्राफ का आपका शेप होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये कुछ देखो, सी पॉजिटिव है मतलब ऊपर से बनेगा, और एम पॉजिटिव का मतलब स्लोप पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये कुछ ऐसे जाएगा, यहां से जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। तो ये ऊपर से ही आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन कि सी आपका पॉजिटिव ही रखो अभी, क्योंकि उसके साथ भी तो रखना है आपको। तो ऐसा करो कि सी पॉजिटिव ही रखो, सी पॉजिटिव रखो, लेकिन इस केस में एम को क्या कर दो? एम नेगेटिव कर दो। इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन एम नेगेटिव हो। अब अगर एम नेगेटिव है मतलब आपका स्लोप क्या है? स्लोप बेसिकली आपका क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। अगर स्लोप आपका नेगेटिव हो गया और इंटरसेप्ट अभी भी पॉजिटिव है, तो जो आपका ग्राफ होगा, आप सोचो, आप एक बार प्रैक्टिकली सोचो कि सी पॉजिटिव था तो ऊपर से लेकर चले गए, एम पॉजिटिव था तो ऐसे चला गया। अब सोचो एम नेगेटिव है लेकिन सी अभी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, सी आपका पॉजिटिव है, एम आपका नेगेटिव है। एक बार सोचो कि कहां से ये जा सकता है, कहां से ये बन सकता है, सोचो एक बार। समझ आया कुछ? कुछ आया कैसे बनेगा? तो एम आपका नेगेटिव है, सी आपका, तो रहना तो आपको ऊपर ही है। ठीक,
रहना तो आपको ऊपर ही है, लेकिन अब ऊपर रहने के साथ साथ आपको m नेगेटिव भी चाहिए। तो उस केस में आपका जो ग्राफ फ्रेमिंग होगी वो कुछ ऐसे होगी। साइन सिंबल से बताते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ऐसे होगा, ग्राफ ऐसे फ्रेम होगा, शेप ऐसे हो जाएगी। ठीक, इसका मैं सही कर देता हूं थोड़ा, अभी ये पूरा कैंसिल कर देगा, नहीं पूरा ही ले ले रहा है। चलो इसी के आगे से कंटिन्यू कर देते हैं यहीं पे, तो दिक्कत नहीं होगी। ये 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 ठीक है, इसी को मैंने एक्सटेंड दिया, ये थोड़ा सा तो तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये वाला। ठीक है, आप समझ रहे होगे। अगर C पॉजिटिव M पॉजिटिव तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, इस शेप में आपको हमेशा मिलेगा। अगर C पॉजिटिव है M नेगेटिव है तो आपको ग्राफ हमेशा ऐसे मिलेगा। ठीक है, और अगर C जीरो है, मतलब C जीरो है मतलब कि ना तो वो ऊपर है ना तो वो बीच में से, और अगर उस केस में C जीरो है और उस केस में आपका M पॉजिटिव है या आपका M स्लोप आपका नेगेटिव, तो देखो ग्राफ तो बीच से ही जाएगा। ये ग्राफ तो आपका फिर क्लियर हो गया। अगर ये देखो सी जीरो हो गया, आपका इंटरसेप्ट ही जीरो हो गया, तो वो ना ऊपर से जाएगा ना वो नीचे से जाएगा, तो वो सीधे आपका कहां से पास ऑन हो जाएगा, बीच से। या तो ये ऐसे पास हो जाएगा या तो ये ऐसे पास हो जाएगा। समझ आया? ठीक, चलो एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ उसको कंडीशंस लेके पहले। अब इसमें मैं केस फर्स्ट आपको लेके समझा दे रहा हूं, पहला, और अच्छे से समझ आएगा और ध्यान से। अगर सी पॉजिटिव होगा, काम धाम नहीं करके सीधे मैं अपने हाथ से बना लेता हूं। सी पॉजिटिव होगा, ये आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है, ठीक। और सी आपका पॉजिटिव है, बहुत तामझाम नहीं करके, सी आपका पॉजिटिव है, तो सी पॉजिटिव का मतलब है ये ग्राफ आपका ऊपर से मिलेगा, मतलब यहां से ही बनेगा, जो भी जाएगा आपका ये ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये वाला जो हिस्सा होता है आपका, या ये जो आप बनाओगे ये वाला हिस्सा, ये आपका पॉजिटिव रहेगा। कैसे? देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसी को सी बोलते हैं। ठीक है, यहां से चेंज कर लूं, यहां से यहां तक की दूरी, ये जो इतनी दूरी आपकी कवर हो रही है इसी को हम सी बोलते हैं। क्या ये पॉजिटिव है? ऊपर वाली एक्सिस आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो दूसरा कंडीशन लेना। अगर केस टू लेते हैं हम, और केस टू में हम ये कहें कि हमारा जो सी है, हमारा सी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है। तो अगर हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, हमारा इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, तो जो हमारा ग्राफ है, जो हमारा ग्राफ है, अब क्योंकि नीचे से बनाना है तो हमारा ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा, ये ऐसे, या ये ऐसे जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमारा सी क्योंकि नेगेटिव हो गया, तो अगर हमारा सी नेगेटिव हो गया तो अब यहां से यहां तक की जो दूरी है ये, यही आपका सी है। तो नीचे वाली एक्सिस क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहां से यहां जाओगे तो ये वाली एक्सिस क्या हो गया? आपका सी हो गया, नेगेटिव। तो सी, अगर सी पॉजिटिव है तो ऊपर से जाएगा स्ट्रेट में, और अगर सी नेगेटिव है तो वो नीचे से जाएगा। ठीक है, तो सी के लिए आपका दोनों केसेस हो गया, सी अगर पॉजिटिव है और अगर सी आपका नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब देखते हैं केस थ्री। किसके लिए किसके लिए किसके लिए? एम के लिए। केस थ्री, इफ अगर एम आपका पॉजिटिव है, क्या है? एम आपका पॉजिटिव है। तो अगर एम हमारा पॉजिटिव है, एम हमारा पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो स्लोप जब भी पॉजिटिव होगा, सुनो, स्लोप जब भी पॉजिटिव होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एम पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसे ही। अब एम के साथ सी नेगेटिव है कि एम के साथ सी पॉजिटिव है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि एम के साथ सी आपका पॉजिटिव में है कि एम के साथ सी आपका नेगेटिव है। अगर देखो ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्से में सी क्या हो जा रहा है? देखो नेगेटिव हो जा रहा है। इस वाले में देखो सी क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। क्या समझ आई बात? अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि इस केस में आपका जो सी है वो नेगेटिव है, क्योंकि देखो नीचे है ये, और इस केस में जो ये वाला लाइन है आपका, इस केस में आपका सी जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखो लाइन के ऊपर है।
तो इसके लिए सी पॉजिटिव है, लेकिन इसके लिए सी आपका नेगेटिव है। तो वो एम के साथ आप देखोगे कि एम आपका सी पॉजिटिव आ रहा है कि एम आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका केस फोर्थ। उसमें अगर m की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती, तो अगर m की वैल्यू आप नेगेटिव ले लेते हो, m की वैल्यू, उस कंडीशन में क्योंकि आपको नेगेटिव स्लोप फ्रेम करना है, तो m की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव हो जाती है तो ये जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे फ्रेम हो जाए। अब इसमें चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो करो चेक करो, इस वाले ग्राफ के लिए सी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि देखो इसकी ये बनेगी, और इस वाले के लिए सी आपका क्या होगा? इस वाले के लिए सी आपका नेगेटिव होगा, ये चेक करो। और बीच वाले के लिए सी आपका क्या है? 0 है। समझ आ गया? तो अगर m नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, इस शेप में इधर टिल्ट होगा। अगर m आपका पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इधर टिल्ट होगा। अगर आपका C पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन वो ऊपर से जाएगा। और अगर आपका C नेगेटिव होगा तो वो नीचे से जाएगा। समझ आ गया? ठीक, चलो अब इस पे ना एक हम ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन करना इस पे, चलो चलो कर लेते हैं क्वेश्चन, भी आपको क्लियर हो जाएगा ग्राफ कैसे फ्रेम करना है। मान लो मान लो तुम्हारे पास इक्वेशन प्रेजेंट है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये मैं कह रहा हूं कि इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ। तो अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप ड्रॉ करोगे पहले क्वाड्रेंट। ये मैंने एकदम अच्छे से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई वो नहीं। y आपका y हो गया, x हो गया, c आपका पॉजिटिव है लेकिन m आपका नेगेटिव है। अच्छा, m आपका क्या है? नेगेटिव। और m अगर नेगेटिव होता था तो ग्राफ ऐसे बनता था, m अगर नेगेटिव होता था तो ग्राफ ऐसे बनता था, लेकिन उस समय c आपका क्या है? तो आपको तो रहना ऊपर ही पड़ेगा। मतलब इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ फ्रेम होगा, c पॉजिटिव है लेकिन m आपका नेगेटिव है, तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऐसे जाएगी। ठीक, तो आप इस ग्राफ का जो m है, इस ग्राफ का जो m है, एक तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक, और इस ग्राफ का ये जो c है ये पॉजिटिव हो गया। तो c पॉजिटिव हो गया, m नेगेटिव हो गया। पहला है, समझ आ गया। दूसरा दूसरा आपसे किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। इस बार इसका बनाइए, क्या? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। चलो इसका बनाओ फिर। m क्या है आपका? इस बार m आपका पॉजिटिव है, एक चीज तो क्लियर हो गई, m आपका पॉजिटिव है, बट c आपका नेगेटिव है। तो इसका मतलब c नेगेटिव है तो वो तो नीचे ही जाएगा, लेकिन m आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव m का ग्राफ ऐसे बनता है। तो इस बार इस ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, ये आप ग्राफ बढ़ा भी सकते हो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। तो इस कंडीशन में जरा आप अब सी देखो, सी, ये क्या यही सी होता है? यही सी है। तो इस केस में आपका सी नेगेटिव है, लेकिन 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 इस ग्राफ का जो एम है, इस ग्राफ का जो एम है वो पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे बना है। कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत? समझ आ गया ना ग्राफ कैसे बनाना है? स्ट्रेट लाइन का अगर एम पॉजिटिव होगा सी नेगेटिव होगा, ठीक है, ये समझ आ गया, कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज और देखो, मैं एक चीज और हटवा देता हूं। ये स्लोप आप कह रहे हो ना, ये जो स्लोप आप बार बार कह रहे हो, स्लोप जो होता है ना बच्चा, वो बराबर होता है tan थीटा की। समझो, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और इसी को आपने रिप्रेजेंट किया है m, इसी को बोला है आपने m। अब ये जो tan थीटा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल है, और हमें पता है कि tan थीटा की होती है दो वैल्यू, या तो पॉजिटिव होगी या तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो tan थीटा की या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी।
तो एक बात याद रखो कि tan की वैल्यू अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, और उस समय आपका जो स्लोप होगा, स्लोप दैट इज आपका जो m होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, याद हो गई कंडीशन? याद हुई कंडीशन? चलो दूसरी कंडीशन देखो। दूसरा कंडीशन आप चेक करो। अगर मोर मोर देन 90 डिग्री हुआ, अगर 90 डिग्री हुआ, उस कंडीशन में जो स्लोप होगा आपका, जो m होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये याद रखो, ये आप एकदम अच्छे से इसको याद रखो। ठीक है, ये याद रखिए, अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, जिसको आपने m से रिप्रेजेंट किया है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी होती है। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने याद किया होगा तो आप ध्यान से देख लो 90 से सारी पहले की सारी वैल्यूज आपकी देखो बच्चा पॉजिटिव है 90 से, और 90 के बाद की देखो सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव है। जीरो का क्या नेगेटिव करोगे? समझ आया? मतलब 90 से पहले वैल्यू पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव, और 90 के बाद सारे वैल्यूज नेगेटिव। अगर tan नेगेटिव हो गई तो स्लोप आपकी नेगेटिव हो गई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? मतलब 90 से कम तो tan थीटा अगर तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, 90 से ज्यादा तो tan नेगेटिव तो आपका स्लोप भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं कि जरा दोनों का ग्राफ देखो, दोनों का ग्राफ देखो, दोनों का। करना क्या है? अगर नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब बड़ा, तो देखो नेगेटिव में जब भी m बनेगा ग्राफ ऐसे बनेगा, और जब भी पॉजिटिव, जब भी m का वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा ऐसे बनेगी। अब वो c डिसाइड करेगा ना कि c इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ आपको, अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो वो 20 से जाएगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नीचे से जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है आपका कि इंटरसेप्ट क्या है। मैं यहां अभी सिर्फ आपको m की वैल्यू बता रहा हूं, और बस यहां आपको थीटा चेक करना बेटा, थीटा। ये जो थीटा है, ये जो यहां का जो थीटा है, ध्यान से देखो, ये थीटा, ये थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 से बड़ा है। तो अगर 90 से बड़ा होगा, इस केस में जो tan की वैल्यू हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर tan की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां चेक करो, यहां जो ये थीटा है, यहां पे जो थीटा है आपका, ये थीटा आपका यहां पे क्या है भाई? लेस देन 90 है, लेस देन 90। तो अगर 90 से कम है, 90 से कम है तो tan आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर tan आपका पॉजिटिव हो गया तो जो स्लोप होगा वो स्लोप आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आया? तो ये ध्यान रखिएगा, आपके आधे काम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर दिक्कतें यहीं पे आती है। ठीक, चलो कोई दिक्कत? तो ग्राफ मैंने समझा दिया स्ट्रेट लाइन का। अगर कोई दिक्कत होगी ग्राफ में, नहीं समझ में आया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, तो आप फिर से एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगले में। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम देखते हैं लॉगरिथम। ठीक, लॉगरिथम, अरे ये क्या बन गया? बिटाई देते हैं इसको, फिर से लिखते हैं LOGARTHIM, लॉगरिथम। m हो रहा कहीं, चलो n कर दिया वो, चलो मैं कर दिया m। चलो तो लॉगरिथम, अब देखो लॉगरिथम क्या होता है, क्यों लॉगरिथम आया? आपने बचपन में बेस पावर एक्सपोनेंट पढ़ा होगा। ठीक है, बेस पावर तो पढ़ा होगा। जैसे आप अभी एक चीज पढ़ रहे होगे, एक चीज आप पढ़ रहे होगे, जैसे आप लिखते होगे 10 की पावर 3। तो ये जो 10 आप लिखते हो, इस 10 को हम क्या बोलते हैं? इस 10 को हम बोलते हैं बेस, और इस 3 को बोलते हैं हम पावर। ठीक है, या अगर ये पावर में है तो हमने इसी को क्या बोला था कि ये इसका कौन सा फॉर्म है? ये इसी का एक्सपोनेंट्स फॉर्म है, या किसी का एक्सपोनेंट फॉर्म है। लॉगरिथम भी सेम वही है, कहते हैं कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आया था, बट बायो के बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन इजी के चक्कर में और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बेस होता है, पावर होता है, बस जस्ट आपका बस वैसे ही होता है, थोड़ी सी इसमें चीजें और ऐड हो गई हैं, लॉगरिथम अगर में आ गया है इसमें, ये अक्सर काम लगेगा भी आपका। तो इसमें आप एक चीज समझ लो कि जो लॉगरिथम होता है बेसिकली उसको डिनोट करते हैं लॉग से, और आपका ये दो पे होता है, जैसे लॉग हो गया, अब इसका एक तो होता है बेस ई, अच्छा इसको चाहे आप लॉग बेस ई लिखो या इसी को आप एल एन ई लिखो, ठीक, या तो आप इन्हें आप एल एन लिख सकते हो। इस एल एन को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। दिक्कत ये है कि इन दोनों पे वैल्यू डिसाइडेड नहीं होती, वैल्यूज नॉट डिसाइडेड, और आपको निकालने भी नहीं इस पे सिखाया जाता है। तो फिर किस पे सिखाया जाता है? तो सिखाया जाता है कि जब आपकी वैल्यू लॉग बेस 10 हो जाएगी, जब ये लॉग बेस 10 हो जाएगी तो इस पे आपको वैल्यूज डिसाइडेड है, और लॉगरिथम का अपना एक पर्टिकुलर चार्ट होता है, और वो आपको बेस 10 पे ही सारे चार्ट अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। इस पे 3 फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है, और उसी के बेसिस पर आपको वैल्यू, जैसे sin 30, sin 45, sin 60 कहते हैं, याद कर लो ना। वैसे लॉगरिथम में भी यही है कि आपको कम से कम 1 से लेके 0 तक की सारी, सॉरी 1 से लेके आपका 10 तक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक नहीं है ना। चलो तो ये लिख लो, ये लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी जो काम लगेगा वो मैं लिखवा दूंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। जाने रहो कि नेचुरल लॉग होता है आपका जिसपे वैल्यू डिसाइडेड नहीं होती है, उसको या तो वो लॉग बेस ई लिखेंगे, अरे ज्यादा बड़ा हो गया चलो मिटा ही देते हैं पूरा, जब क्लियर ही हो गया। चलो अब इस पे कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलेज आप देख, 3 ही फॉर्मूले हैं लॉगरिथम के। पहला है लॉग बेस 10 m की पावर n, एक फॉर्मूला ये है। अब इसमें करते क्या है, ये जो पावर होता है साइन के साथ आगे आ जाता है प्यार से n, और बाकी एज इट इज आप लिख लेते हो लॉग 10 बेस 10 m, लॉग बेस 10 m, ये पहला फॉर्मूला हो गया जो आपको यूज करना है, अभी मैं करवाऊंगा भी। दूसरा आता है लॉग बेस 10 m मल्टीप्लाई बाई n, इसका कैसे यूज करो, इसको ओपन कर दो, तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐड हो जाएगा। अच्छा कभी कभी लॉग 10 नहीं लिखा जाता, ठीक है, 10 नहीं लिखा होता बट लिख देते हैं, बट कोई कंपलसरी नहीं होता, तो इसके लिए लिखो कि लॉग m प्लस लॉग n, ये आपका दूसरी वैल्यू हो गई। उसके बाद आता है आपका तीसरा लॉग बेस 10 m डिवाइडेड बाई n, ये आपका तीसरा हो गया, दैट इज लॉग बेस 10 m माइनस लॉग बेस 10 n। ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर है, ये 3 चीजें अगर आपको, ये 3 फॉर्मूलेज आपको अगर क्लियर है, तो लॉगरिथम में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से समझिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स दोनों में यूज किया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों, ठीक है। चलो अब हम वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है, चलो तो अब हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। चलो सबसे पहला आता है हमारा लॉग 1 बेस 10, अच्छा मैं बेस 10 लिखूंगा नहीं, तो लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, क्या होती है 0। अच्छा एक चीज और, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, लॉग 1000 की वैल्यू होती है 3, लॉग 10,000 की वैल्यू होती है 4, और लॉग 1 लाख की वैल्यू होती है 5। कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? मतलब यहाँ जीरोस काउंट करने हैं आपको सिर्फ, बस आप जीरोस काउंट कर लो, यहाँ 2 जीरो था तो वैल्यू 2, यहाँ 3 जीरो था तो वैल्यू 3, यहाँ 4 जीरो था तो वैल्यू 4, और यहाँ 5 जीरो लगेगा तो यहाँ पे आपका 5। लेकिन बस एक चीज याद रखना, आगे क्या होना चाहिए 1, मतलब ये 1, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आगे 1 होगा तभी जीरो काउंट करके वैल्यू लिखोगे डायरेक्ट। अगर 1 नहीं होगा, 200 है, 300 है, 400 है, लॉग 20 है, तो उस केस में फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 के आगे कोई जीरो नहीं लगा था, तो मतलब एक भी जीरो नहीं है, तो एक भी जीरो का नहीं है का मतलब क्या है कि जीरो, मतलब अब ये log 1 जीरो का मतलब यहाँ क्या है, ये इसे यहाँ पे 2 था
तो 2 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 5 है तो 5 है ही नहीं तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। समझ आया? तो पॉम इरेजर नहीं क्या? पॉम इरेजर। चलो, तो log 1 की वैल्यू हो गई आपकी 0। log 1 की वैल्यू हो गई 0। अब सेकंड देखते हैं, log 2। देखो इसमें 2 की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 की वैल्यू आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। एक तो 2, एक तो 3, इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। log 2 की वैल्यू होती है 30 10। तुम सोचो 0 से डायरेक्ट तो 30 10 नहीं आ जाएगा, याद करने का तरीका 30 10 पॉइंट लगा दो। और log 3 की वैल्यू होती है 47 71 और आगे पॉइंट लगा के 0 लगा। इन दोनों की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, इसकी तो रखनी पड़ेगी क्योंकि इनकी बात फिर आपका log 7 आएगा, ठीक है, उसकी रखनी पड़ेगी। लेकिन इनकी आप याद रखो, ज्यादातर यही मिलेंगे आपको। तो log 2 और log 3 की वैल्यू रखो 30 10 और log 3 की वैल्यू होगी 47 71। चलो अब करते हैं चौथा, log 4। अब ये बताओ log 4 को क्या लिख सकते हो? क्या log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो? और अगर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो तो क्या ये इस चला गया, तो क्या ये इस वाले फॉर्म में आया? log 2 का स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो कहीं आप इसको ऐसे, अच्छा अब इसको आगे लाओ, पावर आगे आ जाएगा तो 2 और पीछे क्या बचा? log 2। तो 2 और log 2 की वैल्यू होती है 30 10, 30 10, बस मल्टीप्लाई कर लो। 2 जीरो जा 0, 2 1 जा 2, 2 जीरो जा 0, 3 2 जा 6 0, यानी 6.020। समझ आ गया? कोई दिक्कत? चलो पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका log 5। अच्छा log 5 को क्या लिख सकते हो? log 5 को, अच्छा log 5 को log 10/2 ये लिख सकते हो कि नहीं? काट के 5 ही आएगा। अभी देखो डिवाइड वाला फॉर्मूला है, तो डिवाइड वाले के लिए क्या लिखते हैं? log m माइनस log n। इसके लिए लिख सकते हो log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 और log 2 की वैल्यू 30 10। ठीक, माइनस कर लो इसको। ठीक, तो माइनस कर लो तो इसको, अच्छा कुछ लोगों को माइनस करने भी नहीं आता है देखो 1.0000, क्योंकि 4 है ना, तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लिखोगे, फिर उसके नीचे एक 3010 और ये 0 माइनस कर लो। भाई पॉइंट रखने इतना तो आना चाहिए यार, बहुत बच्चे मैंने देखा उनको नहीं आता है 0। अब ये आपका क्या हो जाएगा? 10 में से 1 गया आपका, ये 9 हो जाएगा, ये 9 उतर जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो आपका आ गया 6990। ये 5 की वैल्यू होगी। ठीक, अब चलो log 6 की वैल्यू देखते हो। log 6, log 6 को क्या लिख सकते हो? log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और अगर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं तो क्या ये वाला फॉर्मूला है 2 इंटू 3, तो log 2 प्लस log 3, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 10 और log 3 की वैल्यू कितनी हो? 47 71। बस जोड़ दो वैल्यू, 1 का 1 7 1 8 7 7 और 4 3 7। ये हो गया आपका 1 1 7 1 8 7 7 और 4 और 3 7। ये हो गई log 6 की वैल्यू। ठीक, उसके बाद आता है आपका log 7। तो log 7 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, log लगभग ये होती है 0.8774, 8774 होती है। ठीक है, log 7 की वैल्यू ये लगभग
आई थिंक 84-50 होती है, ठीक है, हाँ 84-50 ये होती है log 7 की। इसको भी आपको याद करके ये ऐसे ना, इसको भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि 2, 3 और 7 का आप निकाल नहीं सकते हो, इनको आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका log 8, log 8। तो अब देखो log 8 को लिखने का कई तरीका है, जैसे log 8 को 2 into 4 भी लिख सकते हो, तो log 2 plus log 4 आएगा, ठीक है, आप कई तरीके से लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट मुझे जो सबसे सिंपल लगता है वो मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 3, 2 to the 4 2 to the 8, ये ज्यादा सिंपल पड़ता है। 3 को आगे ले आओ, तो 3 आगे आएगा तो ये हो जाएगा 3 log 2, 3 और log 2 की वैल्यू होती है 30-10, ये रख दिया, सॉल्व कर लो। 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, हो गई log 8 की वैल्यू, ठीक। उसके बाद आता है आपका log 9, बेस 10 रहेगा। log 9 को क्या लिख सकते हो, log 9 को क्या लिख सकते हो, सबसे सिंपल, सबको पता भी हो गया। log 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 आगे आ जाएगा तो 2 और पीछे क्या बचेगा log 3। अब log 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 4771, 0 पॉइंट बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 7 2 जा 14, एक गया कैरी, 7 2 जा 14, 115, एक गया कैरी, 4 2 जा 8, 1 9, ये आ गया 0.9542, ठीक। और उसके बाद आपकी जो लास्ट वैल्यू आती है दैट इज log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि इसमें एक जीरो है, समझ आ गई। अब एक चीज ना इसमें आप जरा ध्यान से नोटिस करो, नोटिस करने वाली क्या बात है, जरा ध्यान से एक चीज नोटिस करो कि वैल्यू स्टार्ट कहां से हुई थी, वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई थी, और वैल्यू खत्म किस पे हो रही है, फिनिश किस पे हो रही है, 1 पे। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट हुई और 1 पे खत्म हुई, मतलब सारी जो वैल्यूज हैं आपकी वो इसी से के बीच में ही है। देखो 0 से वैल्यू बढ़ी, 0 से वैल्यू बढ़ी, थोड़ी सी और बढ़ी, 60-20 और बढ़ी, फिर उसके बाद देखो वैल्यू और बढ़ी 6990, फिर थोड़ी 7 तक पहुंची, फिर 84 पहुंची, उसके बाद फिर 90390, फिर 9448, 9542 और फिर 1, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही आपकी जो लॉगरिथम की वैल्यूज होती है वो 0 to 1 की आती है, कम से कम यहां तक का अगर आपको क्लियर है ना तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो आपसे किसी ने कह दिया, एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने आपसे कह दिया कि हमको हमको log 20 की वैल्यू बताओ, तो अब बताओ log 20 को क्या लिख सकते हो, log 20 को क्या लिख सकते हो, हम log 20 को लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाई 10, सिंपल 2 इंटू 10। अब इसको क्या लिख सकते हो, log 2 प्लस log 10, log 2 की वैल्यू होती है 30-10 और log 10 की वैल्यू होती है 1, बस 1.3010, लो हो गई log 20 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि जिनका निकल सकता है उनका इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, जिनका बैठेगा बैठ जाएगा, बाकी जिनका नहीं होगा उसको ऑलरेडी दिया रहेगा। लेकिन देखो दिया है तो हम थोड़ा बहुत तो जाने, कम से कम खुद तो जाने रहे, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन भी हो गया, लॉगरिथम भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर शुरू से एकदम स्टार्टिंग लेक्चर हम शुरू ले जाएं तो हमारा ये चल रहा था, अलजेब्रा हो गया था, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया, हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया, ये ग्राफ हमने करा दिया। उसके बाद हमने लॉगरिथम भी करा दिया आपको, लॉगरिथम भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, बेसिक्स करा दी। अब आपका सिर्फ लास्ट बचता है कैलकुलस, दैट इज उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कराना है, ठीक है। उसमें एक दो क्वेश्चंस कराने होंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं जाए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा वो वीडियो, छोटे बनेगा, ठीक है। तो एक लास्ट आपका बच्चा है यही वाला, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना पढ़ाया आज समझ में आया होगा, ठीक है। जो दिक्कत होगी ग्राफ लॉग पढ़ना, ग्राफ का सब ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगला बस आप मुझे ये बताइए कि अगला मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के बेसिक्स डालूं या मैं फिजिक्स के पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में स्टार्ट कर दूं। तो एक बार आप कमेंट में ये करके बता दीजिएगा कि मैं क्या स्टार्ट करूं, कि मैं पहले 11th की केमिस्ट्री की बेसिक्स जो है आपकी, जो आपकी 12th में लग रही है, क्या मैं बेसिक्स को पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, वहां केमिस्ट्री की बेसिक्स करा दूं, या 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट कर दूं, ठीक है। जैसा होगा, जैसा बच्चे बताएंगे, जैसा मुझसे बताएंगे, मैं वैसा ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई करते रहोगे और करते रहना। तीसरा लेक्चर है, अपलोड हो जाएगा अभी,
और पढ़ाई करते रहो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है? पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।